हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी गुरु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जो कि डॉक्टर रीता प्रताप के द्वारा लिखी गई बेहतरीन पुस्तक है। और आज इस वीडियो में पांचवा पार्ट बनने जा रहा है। तो जिसका जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वह है चित्रकला के छह अंग यानी कि षडांग। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात जो विद्वान रहे हैं, राजपुरोहित भी रहे हैं, पंडित यशोधर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यानी कि चित्रकला के जो छह अंग हैं इन्हीं के द्वारा ही जानी जाती है। 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की है। यानी कि कामसूत्र तो वात्स्यन ने लिखा है, उन्होंने जो 64 कलाएं बताई हैं उसी में से उन्होंने यशोधर पंडित जी ने क्या किया है, जय मंगला नाम से एक टीका को लॉन्च किया है और इसमें चित्रकला के छह अंगों की इन्होंने व्याख्या की है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य चित्रकला, यानी कि एक्चुअली में तीसरा अध्याय नहीं है, ये चौथा अध्याय है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये है आपके सामने जो 64 कलाओं की नामावली इस प्रकार जो दिख रहा है, एक से लेकर ये पॉइंट 64 बने हुए हैं। ये वाला 64 ये सब कामसूत्र में है जो वात्स्यन ने लिखा है। और इसमें चौथा जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आलेख्यम चित्रकला, इसी का जयमंगला नामक पे यशोधर पंडित ने व्याख्या की है। ठीक है, चलते हैं आगे इस वीडियो में। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के चौथे अध्याय, तीसरा एक्चुअली रॉन्ग है, चौथा अध्याय में आपको भी दिखा दिया है कि टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्यम चित्रकला के छह अंग बताए हैं। इसी प्रकार श्री अविंदनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की और भी कला मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजनागत षडांग सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। यानी कि सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग्स किसकी है, ये अविंदनाथ ठाकुर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब है, 1921 में। तो बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथा स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं वाले जो श्लोक है। यानी कि इसके ऊपर भी अविंदनाथ ठाकुर ने पुस्तक लिखी है जो पंडित यशोधर ने लिखी थी, चौथे अध्याय वाली। तो उसी के ऊपर जो 11वीं शताब्दी में लिखा था पंडित यशोधर पंडित ने, तो उसके बारे में आगे जो लिखते हैं वो है कि जो 64 कलाएं मानी गई थी, जो वात्स्यन ने जो लिखी थी कामसूत्र की, भारत की इस 64वीं कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा था। ठीक है, और आगे क्या होता है कि कामसूत्र की जो तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और वहाँ निर्देश किया गया कि सभी नागरिकों को इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इन 64 कलाओं की नामोली मैंने आपको पहले भी बताई थी समझाने के लिए कि 64 कलाएं थी जो वात्स्यन की, उनमें से चौथा जो है आलेख्यम चित्रकला जो यशोधर पंडित ने इसी के ऊपर अपनी टीका जयमंगला लिखी है। और इसी के ऊपर अविंदनाथ ठाकुर ने भी इसके आगे रेफरेंस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 64 कलाएँ कौन कौन सी, इसमें आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वात्स्यन की 64 कलाओं में से इनमें से कला कौन सी नहीं है। तो खैर ये तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर भी जो तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो 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 यहाँ पे जो श्लोक निकाला गया जो षडांग के ऊपर है वो है जो यशोधर पंडित का जी का है, वो है रूप भेद प्रमाणिन भावलावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग एते चित्र षडगम। तो इसमें चित्रकला के छह अंगों के बारे में बताया गया है। इसमें रूप भेद मतलब दृष्टि का ज्ञान, ए नॉलेज ऑफ अपीयरेंसेस। दूसरा है प्रमाणिनी यानी कि प्रमाण, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, ए करेक्ट प्रिसेप्शन, मेजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स। तीसरा है भाव यानी कि भाव लावण्यम, यानी कि आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, द एक्शन ऑफ फीलिंग्स ऑन फॉर्म्स। चौथा है लावण्य योजनम यानी कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। पांचवा है सादृश्य यानी कि देखे हुए रूपों की समान आकृति, सिमिलिट्यूड्स। छठवां जो है वर्णिका भंग, इसका मतलब होता है रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता करना है। आर्टिस्टिक मैनर इन यूजिंग द ब्रश एंड कलर्स, में पारंगत होना या उनका डिफरेंट तरीके से यूज करना, दैट इज कॉल्ड वर्णिका भंग।
अब इसके डिटेल में आ जाते हैं। रूप भेद में क्या होता है कि कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे अमुक आकृति को पहचाना जा सके। यानी माता पिता के रूप में माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो, तभी रूप रचना सार्थक और सत्यता लिए होगी। रूप का साक्षात्कार आत्मा तथा आंखों दोनों द्वारा किया जा सकता है। चक्षुओं के द्वारा यानी आंखों के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन, सफेद या कालेपन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु में निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। सर्वप्रथम नेत्रों का संबंध रूप से होता है, फिर धीरे धीरे हम उसे आत्मा द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। वह वस्तु छोटी है या बड़ी है, यह एक कोण है, यह नाना कोण है, यह कठिन है, यह कोमल है। इस प्रकार हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना कर अपनी आंखों द्वारा उनके रूप भेदों को समझने लगते हैं। किसी भी कलाकृति के भावांतर की परीक्षा हम उस वस्तु को देखकर करें या मस्तिष्क के द्वारा करें, दोनों दशाओं में हमारे अंदर रुचि का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। समय हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसमें निहित रुचि हमारे भीतर की रुचि से मिल जाती है, तभी हम उस कृत्य की वास्तविकता, सुंदरता या असुंदरता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रुचि का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार किसी भी कलाकृति में रूप एवं रेखा जितनी स्पष्ट, स्वाभाविक और सुंदर होगी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। अजंता के माता पुत्र वाला चित्र जो कि फेमस है, पद्मपाणि बोधिसत्व वाला भगवान बुद्ध का विशाल रूपांकन रूपभेद का सार्थकता उदाहरण है। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रों में कृष्णलीला विषयक जो बनाए गए चित्र हैं, जो मुगल चित्रों के जो दरबार दृश्यों में जो संसार के सभी जो रूप वगैरह बनाए गए हैं, रूप के भेद को दर्शाती है। अतः रूप का निर्माण तथा चित्र में विभिन्न रूपों का नंदिक संयोजन तभी संभव है जब चित्र का रूप, अर्थ एवं रूप भेद में पारंगत हो। ये सारी चीज़ों से आनी चाहिए। इसी प्रकार रूप भेदों में अनभिज्ञ होने के कारण चित्रों की वास्तविकता को नहीं आंका जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है रूप भेद। दूसरा है प्रमाण। इसका आकृतियों का ठीक ज्ञान, इसे संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन के आ रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधता का सिद्धांत किसे कहा जाता है, वो है प्रमाण। या निम्नलिखित में से षडांग के अंदर निम्नलिखित में से किसे समानता का सिद्धांत कहते हैं या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी है या ध्यान से आपने वो पुस्तक पढ़ी है, तो आप इसमें प्रमाण बिल्कुल सही टिक करोगे। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और कला आकृतियों के तान तथा वर्ण यानी कि कलर का चित्र भूमि से संबंध निश्चित करता है। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित कर सकते हैं, मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसमें बढ़ सके। इसलिए प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वह अपनी कृति में चित्रकला के इस विशेष गुण का सन्निवेश कर सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक ये भी बन गया है कि दोस्तों कि अनुपात के लिए उचित ज्ञान को क्या कहा जाता है या किस से संबोधित किया जाता है, वो प्रमा। प्रमा किसके लिए है, या अनुपात के लिए, या अनुपात के उचित ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है, वो प्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन और हाईलाइट करते चलिए अपनी बुक में। यह प्रमा हमारे अंतःकरण का ऐसा मापदंड है जिसमें हम सीमित और अनंत दोनों प्रकार की वस्तुओं को नाप सकते हैं। प्रमा से केवल समीप या दूरी का ही बोध नहीं होता, अपितु किसी वस्तु को कितना दिखाने से वो अधिक मनोहारी लग सकती है, इसका भी वो निश्चय करता है। उदाहरण के लिए ताजमहल अपने बहुमूल्य होने के कारण सुंदर नहीं है, बल्कि उसकी परिमिति ने ही उसको श्रेष्ठ और सुंदर बनाया है। प्रमा द्वारा हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भिन्नता, उनके विभिन्न भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री की लंबाई में क्या भेद होना चाहिए, उनके समस्त अवयवों या समावेश किस क्रम में होने चाहिए, अथवा देवताओं और मनुष्यों के चित्रों में कद का क्या मान है, यह प्रमा वाले प्रमाण के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। भीम का आकृति शक्ति का प्रदर्शन तो करती है, लेकिन सौंदर्य प्रदान नहीं करती है। रावण का वृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्री राम के सौम्य व उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। तो 5 रूप है। पहला रूप है मानव। मानव जो होगा वो 10 ताल का होगा, यानी कि जिसमें रखा है पांडव, राम, कृष्ण, शिवादि। दूसरा है भयानक जो 12 ताल का होगा, जिसमें भैरव, वराह। तीसरा है राक्षस 16 ताल का होगा, यानी कि कंस, रावण इसमें रखे जाएंगे। कुमार जो होगा 8 ताल का होगा, यानी कि इसमें वामन। और बाल जो होता है वो 5 ताल का होगा, जैसे कि बाल और गोपाल। भारतीय कला मनुष्यों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम
से भी संबोधित किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक या क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कलामंडल ने प्रमाण को किस नाम से संबोधित किया है। तो वे कार्य प्रमाण और मनोत्पत्ति, तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उदाहरण के लिए अपभ्रंश चित्रों में पुष्प पक्षियों एवं पेड़ों के आलेखन में मनोत्पत्ति का अभाव होने से वे निरस लगते हैं, क्योंकि समता के सिद्धांत के आधार पर वे आलेखन से अलग थलग अभिव्यक्त होते हुए भी अरुचिकर हैं। अतः एक चित्रकार के लिए उचित प्रमाण के व्यवहार हेतु तो अपनी प्रमा शक्ति का अबाध विकास करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है भाव। चित्र में रूप के प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भावुकता, सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। इसे आंखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके हुए वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आंखों पर आंचल डालकर रोना आदि से। भारतीय दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र में भावों के महत्व पर बहुत ही बारीकी एवं विस्तार से विचार किया गया है। शरीर और इंद्रियां सभी में विकार की स्थिति पैदा करना भाव का कार्य है। विभाव जनित चित्रवृत्ति का नाम भाव है। निर्विकार चित्र में प्रथम क्रिया की उत्पत्ति भाव के द्वारा ही होती है। अगला है हमारे पास लावण्य योजनम। लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूप परिमिति किसे कहा जाता है, या षडांग में रूप परिमिति को निम्नलिखित में से कौन सा इसमें संबंधित है। वो है लावण्य योजना, यानी कि चौथा पॉइंट है इसका। रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक परिमिति देता है, वैसे ही लावण्य भी परिमिति देता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोध है, लावण्य प्रभाव ब्राह सौंदर्य का अभिव्यंजक है। चित्र में अलंकृत का समावेश लावण्य को ब्राह योजना द्वारा संभव है। इससे चित्र में कांति और छाया का सुंदर समावेश होता है और चित्र को नयनाभिराम एवं प्राणवान बनाया जाता है। जिस प्रकार रुचि रूप को दीप्ति देता है, उसी प्रकार लावण्य भाव को दीप्ति देता है। यह भोजन में नमक की भांति सदैव रूप में निहित रहता है। तो लावण्य चित्र में सबसे अधिक कार्य करता है, लेकिन उसका आडंबर सबसे कम होता है, यानी कि वो ज़्यादा शोभ नहीं होता है। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्य अनुभूति एवं कांति को बढ़ाता है। प्रमाण और रूप की समुचित योजना के बावजूद लावण्य के बिना चित्र में सुंदरता की अभिव्यंजना हो नहीं सकती। लावण्य तो मानो कसौटी पर सोने की रेखा है। दोस्तों षडांग का पांचवा पॉइंट है सादृश्य। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सादृश्य है, और किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। चित्र सत्य पर या कल्पना पर आधारित हो, चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक यदि तुरंत पहचान जाए तो सादृश्य सही माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कृष्णा या बुद्धा का चित्र अंकित करते हैं या बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। कृष्ण को बांसुरी वो मोर मुकुट के साथ, तो गौतम बुद्ध को कटे केस, हाथ की मुद्रा, अहिंसा का संदेश देते हुए तथा भिक्षा पात्र लिए अंकित करना होगा। तभी तो तुरंत उसी का प्रतिबिंब बनेगा और उस रूप की सादृश्यता की पहचान जल्दी हो जाएगी। अविंद्र ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना सादृश्य उत्पन्न करना माना है। यदि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का भाव उत्पन्न होता या भिन्नता होते हुए भी यदि दोनों वस्तुओं में समानता है तो उसका अपना अपना स्वभाव है। लहरदार आकृतियों की समानता होने के कारण वैणी से सर्प सादृश्य किया गया है, परंतु ये दोनों भिन्न है, क्योंकि सर्प का धर्म है जमीन पर सरकना और वैणी का धर्म है सिर से लटकना। यदि जमीन पर वैणी पड़ी हो तो उसका धर्म सर्प का भय दिखाना नहीं। ठीक है, सादृश्य तभी सही व सच्चे रूप में होगा जब जहांगीर के चित्र को दर्शक जहांगीर का ही कहे, औरंगजेब का नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। तो सादृश्य को प्रमुख वस्तु किस पुराण के अंतर्गत माना गया है, वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इसको आप जरूर नोट डाउन या हाईलाइट करते चलिएगा। और इसमें जो सादृश्य को प्रमुख माना गया है उसमें एक श्लोक भी इसने चित्र सूत्र में डाला है सादृश्य के ऊपर, वह है चित्र सादृश्य करणम प्रधानम प्रतिकृतम।
और षडांग का छठवां जो पॉइंट है वो है वर्णिका भंग यानी कि कलर्स। नाना वर्णों की जो अलग अलग जो कलर्स होते हैं उनकी भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका क्योंकि षडांग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना है। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। तो वर्णिका भंग का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। रंगों के भेद भाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चित्र षडांगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है। शेष 5 अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वर्णिका भंग के ज्ञान के लिए हमें तूलिका लेकर दीर्घ अभ्यास करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि वर्ण ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की साधना का हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ है। इसलिए महादेव पार्वती से कह रहे हैं वर्ण ज्ञानम यदा नास्ति किम तस्य जप पूजनेम। यद्यपि प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के माने गए हैं, इनकी 5 कलर के माने गए हैं, 5 हमारे पास वर्ण है, 5 कलर माने गए हैं, किंतु इनके सम्मिश्रण से सैकड़ों उपवर्णों की सृष्टि होती है। यानी कि इनके मिक्सिंग से हम सैकड़ों क्या बना सकते हैं, उपवर्ण बना सकते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे वृक्ष लता आदि विभिन्न प्रकार के चित्रों में रंगों का उचित प्रयोग होना चाहिए और यह चित्रकार के लिए जानना जरूरी है और इसका ज्ञान वर्णिका भंग की साधना के अभ्यास से ही संभव है। कलाकार के लिए रंग का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके रूप एवं तत्व को भी जानना होगा। उदाहरण के लिए फूलों को केवल रंगों द्वारा ही नहीं अपितु उनके सौरभ को भी दिखाना होगा। इसी प्रकार सूर्य की किरणों का रंग दिखा देना ही पर्याप्त न होगा, उसमें सुबह दोपहर और संध्या के समय उसका उत्ताप कैसा होता है यह दिखाना भी आवश्यक होगा। वर्ण ज्ञान का यही आशय और इसीलिए वर्णिका भंग चित्र के षडांगों में सबसे कठिन साधना होती है। उदाहरण के लिए मुगल चित्रों में परदाज, अजंता भित्ति चित्रों की चित्रभूमि, प्रविधि और उड़ीसा के ताड़पत्रों पर लेखन इत्यादि के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसीलिए मुगल तथा राजस्थानी चित्रों की प्रतिकृतियां करने के लिए नौसिखिए चित्रकारों को आज भी परंपरागत शैली में प्रवीण करने के लिए उन्हें वसली की तैयारी के माध्यम से प्राथमिक ज्ञान दिया जाता है, यानी कि उनका पहले एक बार ट्रेनिंग ली जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा वो 6वां पार्ट बनेगा, उसमें हम कवर करेंगे बौद्ध कला की चित्रकला, जिसमें अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया और सितन वासला रहेंगे। दोस्तों उम्मीद और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।